आज की क्लास में जो हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है इंटरनल। प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंटरनल कंट्रोल। आज की क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है, उसका नाम है इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, इस इंटरनल कंट्रोल के टॉपिक में कुछ पता है इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? हाँ जी, कंपनी के अंदर कुछ मामला सिक्योरिटी जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह इंटरनल कंट्रोल होता है। तुम्हारा नाम क्या था? अनस। सॉफ्टवेयर इंटरनल कंट्रोल होता है। सॉफ्टवेयर तो इंटेंजिबल एसेट नहीं होता, उसमें इंटरनल कंट्रोल। इंटेंजिबल एसेट में इंटरनल कंट्रोल डायरेक्ट। जबरदस्त 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 अनस। और इसके अलावा मैनेजमेंट के काम। कुछ वर्ड सुना है कभी हमने इंटरनल कंट्रोल का? तो आज पूरी क्लास में हमने कौन सा वर्ड समझना है? लास्ट क्लास में कौन सा वर्ड समझा था? उससे लास्ट क्लास में कौन सा वर्ड समझा था? ऑडिटर। सही है, तो उससे लास्ट क्लास में ऑडिटर की जिम्मेदारी। तो आज हम समझने जा रहे हैं कौन सा वर्ड? इंटरनल कंट्रोल। और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है वो, ये सुनिएगा मेरी बात को, ये बड़ी जरूरी है। इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस, नोट किसी ने नहीं करना, सुनते रहिएगा। सही है? प्रोसेस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय, किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की। इट इज अ प्रोसेस डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय मैनेजमेंट। क्यों? क्यों? टू अचीव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यार एफआर तो पढ़ा हुआ है ना यार। टू अचीव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसे ऑब्जेक्टिव्स। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स है उनको क्या करना है? अचीव करना है। सही है। दूसरा, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज तो ये है कि आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। दूसरी चीज क्या है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सही है। ये हमारे पास इंटरनल। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टू प्रिवेंट, टू डिटेक्ट एंड टू करेक्ट एरर और ये किसकी जिम्मेदारी? ये सारे के सारे चीजें कौन करके देगा मुझे? ये इंटरनल कंट्रोल करके देगा। इंटरनल कंट्रोल जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट। ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं, की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसको, अगर ये इसके इतने ज्यादा फायदे हैं, इतने ज्यादा फायदे, सही है, तो इसको अचीव करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जल्दी, इसको अचीव करने के लिए कुछ करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। क्या करना पड़ेगा? पहला काम, ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल। दूसरा काम, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, एसओडीआर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तीसरा काम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। चौथा काम, फिजिकल कंट्रोल। पांचवा काम, परफॉर्मेंस रिव्यू। आज की क्लास में हमने 2 घंटे बैठ के सिर्फ इसको पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। समझ आती है बात मेरी? यहाँ पे, यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, तो जो आप लोग अभी इतना घबरा रहे हो, शर्मा रहे हो, कौन से वर्ड के लिए? इंटरनल कंट्रोल के। क्या होता है? आप लोग अकाउंटेंट हो माशाल्लाह, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास किस चीज के ऊपर? इंटरनल कंट्रोल के नाम। सही है जी। अच्छा, एक काम करते हैं, और आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास हमारी सारी क्लासेस का इंशाल्लाह खुलासा होगा। सही है। एक काम करते हैं, ये एक कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, सेल करती है। ठीक है, अगर सेल करती है तो सेल किसको करेगी? कस्टमर को। अच्छा, मैं आपके सामने एक और काम ये कर बैठता हूं कि ये पता है क्या है? ये पता है क्या है? ये पता है क्या है? ये परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा, ये जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये वेयर हाउस डिपार्टमेंट।
ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना मेरे भाई, फला डिपार्टमेंट में जॉब आई है, फला डिपार्टमेंट बनाना है, ये डिपार्टमेंट बनाना है। ये डिपार्टमेंट बनते क्यों है पता है? क्यों बनते हैं? टू अचीव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो अब मैं, अब ये डिपार्टमेंट आपके सामने कुछ पड़े में प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, जो है वो किस चीज की अक्कासी करेगा? जो उस बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखना है उल्टे हाथ पे, वो किसके बराबर होगा? वो राइट हैंड साइड। ये बस अब हम समझने जा रहे हैं, यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, तो थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ लो, जल्दी ऑफ कर। अगर मैंने एक कंपनी हूं मैं, और मैंने कस्टमर को सेल करनी है, तो कस्टमर मुझे अप्रोच कैसे करेगा? मुझे एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, इसका नाम क्या होगा? जबरदस्त प्यारे बच्चों, इसका मतलब है वो समझ आ गया, वो एक डिपार्टमेंट बन गया। कौन सा डिपार्टमेंट बन गया? सेल्स डिपार्टमेंट बन गया। इस डिपार्टमेंट में कुछ लोग मुझे भर्ती करने पड़ेंगे, सही है? तो मैंने एक बंदा भर्ती कर दिया। अब कस्टमर शेयर होल्डर के मुंह नहीं लग रहा है, कस्टमर सीएफओ के मुंह नहीं लग रहा है, कस्टमर सीईओ के मुंह नहीं लग रहा है, कस्टमर किसके मुंह लग रहा है? सेल्स डिपार्टमेंट को। क्यों? उसको मैंने कहा कि अगर माल चाहिए तो किसके पास आना? सेल्स डिपार्टमेंट के पास आना। तो सेल्स डिपार्टमेंट के पास गया, ये सेल्स डिपार्टमेंट बंदा बैठा हुआ है। अब जैसे ही मैंने डिपार्टमेंट बनाया और डिपार्टमेंट में बंदा रखा, देखे ना, जब दुनिया बनी तो हजरत आदम आए, हजरत आदम आए तो उनसे भी खता हुई, उनके बच्चों से भी खता हुई, तो ये तो एक फिर भी हम इंसान है ना, सही है? तो ये, अब इसने कहा यार मसला क्या है, या तो ये एरर करेगा या ये फ्रॉड करेगा। कैसे? अब मुझे बताएं कैसे एरर और फ्रॉड करेगा भाई ये बंदा, जल्दी बता दे बच्चों। इसमें तो आप इसमें तो 2 नंबर बताओ। नंबर 1 में जल्दी बताओ, कैसे 2 नंबरी करेगा? सेल्स के नंबर कम नहीं ना, इसको 2 नंबरी करनी है, कंपनी को 2 नंबरी थोड़ी करनी है। जो सेल करेगा वो शो ही करेगा, जो सेल करेगा वो आगे शो करेगा ही नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब माल इसके पास पड़ा हुआ है, माल चोरी कर लेगा। सही कह रहा है, माल तो वहां देखो यार, वहां पे एसओडी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो इसका मतलब है माल इसके पास रखते ही नहीं है। कहाँ रख दे? एक और डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत है। कौन सा डिपार्टमेंट बना ले प्यारे बच्चों? मैं और आप मिलके क्या कर रहे हैं पता है? मैं और आप मैनेजमेंट है फिलहाल, और मैं और आप बैठ के एक प्रोसेस को डिजाइन कर रहे हैं और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए ताकि ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ ये फायदे अचीव हो जाए। ये फायदे कैसे अचीव हो जाएंगे? ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, और इस काम को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अभी भाई ने कहा, क्या कहा अनस साहब ने? नहीं भाई वो चोरी कर लेगा। तो फिर फौरन से हमने कहा कि चलें भाई एक काम करते हैं, नीचे से उठाते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। माल इसके पास होगा ही नहीं, माल कहाँ पे पड़ा हुआ होगा? तो एक और डिपार्टमेंट बना लिया हमने। लेकिन जब डिपार्टमेंट बनेगा तो डिपार्टमेंट खाली तो नहीं होता। ये रिश्ता वापस से आ गया अनस साहब, चोरी तब ये भी करेगा। अब सोचना पड़ेगा इसके बारे में, आप क्या करें भाई? क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, इस डिपार्टमेंट में कुछ और रिस्क हो सकता है? हाँ जी, मार्जिन रख के बेच सकता है, मार्जिन रख के बेच सकता है। इसका मतलब है 50 की चीज 100 की बेच रहा है, सही है? या 50 की चीज 25 की बेच रहा है। 25 की क्यों बेच रहा है? अपने जो रिलेटिव्स वगैरह होंगे उसको कितने की बेच रहा है? उसका 25 की बेच रहा है। 50 की चीज या तो 100 रुपए की बेच रहा है और ऊपर के 50 रुपए अपनी जेब में रख रहा है, या फिर इसका मतलब है वो कहां पे खेल रहा है? तो वहां देखे कोई अच्छा वर्ड दिख रहा है? नहीं, कंट्रोल्स में जो रिस्क आपने बता दिया ना, कंट्रोल में देखे कोई अच्छा वर्ड दिख रहा है? जबरदस्त, ऑथराइज्ड प्राइस लिस्ट। अगर ऊपर डायरेक्टर, सीईओ और सीएफओ एक ऑथराइज्ड प्राइस लिस्ट बना देंगे, भाई ये ऑथराइज्ड प्राइस है, इसी में आपने बेचना है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। क्या यहां तक बात समझ आती है? आईक्यू में भी अगर आप एडमिशन लेने आएंगे तो एक ऑथराइज्ड प्राइस है कि भाई ये सब्जेक्ट की फीस है, ये कॉम्बिनेशन की फीस है, हाँ इससे ज्यादा में आप बेच नहीं सकता। वो इससे कम में आप जाएंगे तो क्या भरना पड़ेगा? वो डिस्काउंट फॉर्म भरना पड़ेगा। डिस्काउंट फॉर्म का एक पूरा प्रोसेस होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, पीछे कोई ना कोई प्रोसेस
डिजाइन हो रहा होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों सारे यहाँ पे? अच्छा, ऑथराइज प्राइसेस बता दी। लेकिन मसला ये, मेरी बात सुनिएगा, एक कस्टमर आया और मैंने इस कस्टमर को सेल कर दी, 100 रुपए की ही सेल कर दी, और 100 रुपए ऑथराइज प्राइस थी। लेकिन इस कस्टमर की औकात ही नहीं थी मुझे रीपे करने की। होता है ना ऐसा यार, भाई इस कस्टमर की औकात ही नहीं थी। भाई क्या रिस्क है, बैड डेट से क्या होगा? जल्दी से बता दे, वहां से जल्दी से बता दे। प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? तो अगर मैं इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट कर दूंगा तो मेरे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? मैक्सिमाइज। कैसे बढ़ जाएंगे? मुझे बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। बैड डेट हुआ क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसे बंदे को सेल कर दी जिसको सेल नहीं करनी चाहिए थी। तो मुझे बताएं ऐसा क्या कंट्रोल होना चाहिए? जल्दी से बताएं ऐसा क्या कंट्रोल होना चाहिए? मैं एक और लिस्ट बनाता हूं जिसका नाम होगा ऑथराइज्ड कस्टमर लिस्ट, जिसका नाम होगा ऑथराइज्ड कस्टमर लिस्ट, कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को बेच सकते हैं, इनके अलावा आप डेढ़ होशियारी ना करें, इसके अलावा आप किसी और को नहीं बेच सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है? मैंने कहा ठीक है मैं इनको बेचता हूं, लेकिन इनको क्रेडिट में बेचता हूं, और जब क्रेडिट में बेचूंगा तब भी बैड डेट तो नहीं, आप सिर्फ इनको बेचेंगे और इनको भी इनकी औकात के हिसाब से ही बेचेंगे। एसीएल का मतलब वापस एसीएल लिख रहा हूं, ऑथराइज्ड क्रेडिट, जो आपने मेरे ख्याल से एक बीच में वर्ड यूज किया था, तो ये वर्ड इस तरीके से जादू है, ऑथराइज्ड क्रेडिट लिमिट। कि जी अगर आप बैंक के पास जाएं, हम सबका बैंक पे अकाउंट खुला हुआ होगा, लेकिन आप जाएंगे आपको सिल्वर क्रेडिट कार्ड मिलेगा, आप जाएंगे आपको प्लेटिनियम मिलेगा, आप जाएंगे आपको गोल्ड मिल रहा होगा, आप जा रही होंगी आपको सिल्वर मिल रहा होगा। क्यों भाई? वो हमारी औकात के हिसाब से हमें एक क्रेडिट कार्ड इश्यू कर रहा होगा कि आपकी इतनी इनकम है तो आप इतनी औकात है, आपकी इतने का क्रेडिट कार्ड आपको इश्यू, मुझे और आपको गोल्ड वाला कार्ड शायद क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो कम देखिए, तो वर्ड कौन से अच्छे अच्छे आ रहे हैं, जल्दी से बता दें। और ये ऑथराइज क्या है? ये ऑथराइज क्या है? ये कंट्रोल्स है। सही है। ऑथराइज क्या है? इस एडवांटेजेस को अचीव करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, ये कंट्रोल एक्टिविटी कहलाती है। ये एक्टिविटी करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव। क्या एक्टिविटी करी? एक ऑथराइज कस्टमर की लिस्ट बना दी। क्या एक्टिविटी करी? एक ऑथराइज क्रेडिट लिमिट। क्या एक्टिविटी करी? एक ऑथराइज। बच्चों यहां तक बात समझ आती है सबके? क्लियर? हम सारे यहाँ पे बेहतरीन हो गया। अच्छा, तो मैंने तो इसके हाथ पांव ही बांध दिए ना। मैंने कहा जानी इसको बेचनी है, इतने पे बेचनी है, और अगर क्रेडिट है तो इतने रुपए ही बेचने। इसने कहा पैसे की पैसे तुम्हारी। सही है, मैं एक काम करता हूं, मैं अब भी 50 की चीज 100 की बेच दूंगा। तो मैं कैसा पता चलेगा? मैं अब भी एक 50 की चीज कितने की बेच देता हूँ? 100 की बेच। तो फिर यहाँ पे एक और बंदे को इंक्लूड किया गया जो इसका सीनियर होगा, जो इसका हेड होगा, जो हेड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट होगा। तो ये बंदा एक डॉक्यूमेंट बनाएगा और उसको रिव्यू कौन करेगा? इसको रिव्यू उसका हेड करेगा। तो अगर वो 50 की चीज 100 की बेच रहा होगा तो ये क्या कर लेगा? तो यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर? हम सारे यहां पे ये सुनिएगा मेरी बात गौर से। एक कस्टमर आया, उसका नाम ए है, उसको माल 50 रुपए का बेचा जा रहा है, और कितने पे बेचा जा रहा है? क्रेडिट पे। ये एक है, इसका नाम ऑथराइज कस्टमर लिस्ट में आ रहा है, और जो 50 का माल आप बेच रहे हैं तो प्राइस लिस्ट में कितने आ रही है, और इसकी लिमिट कितनी है? 150। क्या इसको माल बेच देना चाहिए? यस, डन हो गया। तो ये बंदा जाएगा, कहाँ जाएगा? तो अभी खुद अनस साहब ने कहा भाई यहाँ तो चोरी होगी, तो सेग्रीगेशन ड्यूटीज कर देते हैं, वेयर हाउस के पास है, और वेयर हाउस को बोलेगा लाओ मुझे मेरा 50 रुपए का माल दो। वेयर हाउस ने माल दे दिया, डन हो गया, कोई मसला ही नहीं, कोई मसला। रिवर्स करते हैं सिचुएशन को। ये बंदा है, इसका नाम है बी, इसका नाम है बी, और बी साहब ऑथराइज कस्टमर में आ ही नहीं रहे। बी साहब पहुंच गए, बी ने मुलाकात करी ए से, और ए ने कहा कि मैं तो गया वेयर हाउस, उसने मुझे माल
दे दिया, तुम भी जाओ, तुम्हें भी दे देंगे। तो बी साहब भी कहाँ चले गए, वेयर हाउस गया, वेयर हाउस को बोला मेरा माल, तो उसको भी क्वांटिटी प्रोवाइड कर दी। क्यों नहीं देगा? बट उनकी लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये लिस्ट तो सेल्स डिपार्टमेंट के पास पड़ी है। कोऑर्डिनेशन होगी। इट मींस सेल्स डिपार्टमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? कि ए को सेल करनी है, ए के पास एक सेल, अरे बच्चों एक 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 इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करना है। वो मैंने क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। क्या करना है प्यारे बच्चों, मुझे इस इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करने के बहुत से तरीके, एक तरीका व्हाट्सएप कर दूं, एक तरीका है ईमेल कर दूं, एक तरीका है कॉल कर लूं। अच्छा नहीं हो जाएगा कि अगर मैं एक डॉक्यूमेंट बना लूं जिसका नाम हो सेल्स, बच्चों यार पढ़े हुए होंगे यार, अकाउंटिंग के पर्चे देख चुके हो, सेल्स ऑर्डर वर्ड सुना हुआ होगा यार, अकाउंटेंट है आप लोग। सेल्स ऑर्डर का वर्ड, तो ये एक डॉक्यूमेंट बनेगा, इसका नाम क्या होगा? और इसमें ये लिखेगा इसको सेल करनी है कितने रुपए में, कितने पे, इस पे इसका भी सिग्नेचर आ रहा होगा, इस पे इसका भी सिग्नेचर आ रहा होगा। और ये डॉक्यूमेंट किसके पास चला जाएगा? वेयर हाउस। अब अगर ए आएगा तो ए से कहेगा, ए कहेगा मुझे माल दो, तो एक सेल्स ऑर्डर की कॉपी किसके पास जाएगी? ए के पास। एक कॉपी किसके पास जाएगी? और एक कॉपी वेयर हाउस सेल्स डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, इन सारे प्रोसेस में, इस सारे प्रोसेस में अगर आप देखें, अगर बी जाएगा वेयर हाउस के पास तो क्या बी को अब माल देगा वो? क्यों? बी को बोलेगा मुझे सेल्स ऑर्डर की पर्ची दिखाओ, पर्ची इसके पास होगी नहीं और इसके पास भी नहीं होगी वेयर हाउस के पास। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा भाई, अब ये बंदा माल चोरी कर लेगा? नहीं, चोरी कर ही नहीं सकता। इसके ऊपर हम एक और बंदा लेके आते हैं, और जब भी वेयर हाउस से कोई अच्छा, इस बंदे ने, मेरी बात सुनिएगा, कस्टमर ए को इस बंदे ने गुड्स डिलीवर्ड कर दिए बच्चों। ऐसे ही गुड्स डिलीवर्ड, अगर गुड्स डिलीवर्ड हो चुके हैं बच्चों और कस्टमर बी कल को बोल दे, रिस्क है ना कि भाई मुझे तो गुड्स मिले ही नहीं। जबरदस्त। तो इसका मतलब है इसके वेयर हाउस के पास भी एक इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? कि मैं गुड्स डिलीवर्ड कर चुका हूं। सेल्स डिपार्टमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन थी कि मैं इसका ऑर्डर ले चुका हूं, मैं गुड्स डिलीवर। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट बनाकर, इसका नाम क्या होगा? गुड्स डिलीवरी नोट। और यहाँ पे गुड्स कस्टमर को डिलीवर्ड हो चुके होंगे। कितने गुड्स डिलीवर्ड होने चाहिए थे? लेट से 10 क्वांटिटी होनी चाहिए थी। 10 क्वांटिटी दोनों बंदे क्या करेंगे? इसके ऊपर साइन करेंगे। मैं गुड्स आपको डिलीवर्ड कर चुका हूं। अगली चीज, गुड्स रिसीव नोट है, तो तुझसे माल लूं, तुझसे माल दूं, यही करता रहूं। रिसीवर आएगा। हाँ जी, इनवॉइस बनेगी। भाई माल बेचा है, पर्चा तो काटू मैं, सही है, तो वो एक और डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। क्या नाम होगा उसका? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसका नाम क्या होगा? लेकिन ये सेल्स इनवॉइस कब बने? इसको वही नाजिल होगी कि माल डिलीवर हो चुका है? नहीं 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 नहीं, वेयर हाउस ये जो इंफॉर्मेशन है ये आगे प्रोसेस करेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। मैं और आप ही बैठे होंगे, मैं और आप कहेंगे भाई IFRS 15 के हिसाब से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो चुकी है, सामने वाले को इनवॉइस करो। ठीक है, उसके बाद, और अगेन यहाँ पे दो बंदे, एक बंदा साइन करेगा, दूसरा बंदा, और फिर उसके बाद हमारे पास आखिरी चीज प्यारे बच्चों क्या आ जाएगी? जल्दी से जल्दी से, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जहां पे मैं और आप मुंशी बैठे होंगे, और मैं और आप बैठ के एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा जर्नल ये क्या है?
हाँ जी मैडम, जेवी है। जेवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तुक्का लगा रहे हो? है, जेवी का फुल फॉर्म क्या है भाई? जर्नल, जर्नल जर्नल वाला नहीं है, हाँ, वो ये वो जर्नल, जर्नल वाउचर है, सही है। ये क्या होता है? हाँ, अकाउंटेंट, अकाउंटिंग का ग्रुप बी में आप सीए करने जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता जर्नल वाउचर क्या है? मेरे भाई, जेबी, जर्नल वाउचर। हाँ, प्रूफ ऑफ पेमेंट, जेबी भाई। हाँ यार मेरे भाई, जेबी जर्नल वाउचर। ये हमारा हाल है, ये हमारा अभी तो, अभी आपने बहुत जलील होना है आगे। अभी तो मतलब ठीक ठाक आपने ये प्री पेमेंट एक्रूवल्स इन सब में भी आप जलील होंगे। पॉइंट इज, जो मेरे समझ नहीं आती बात, वो ये समझ नहीं आती कि फर्स्ट ईयर मेरा भाई घर बैठा पूरा फ्री में पास हुआ। हाँ, फ्री में पास हुआ। सेकंड ईयर में 4 पर्चे पढ़े ही नहीं। कौन कौन से? इस्लामिया, उर्दू, इंग्लिश है और एएफसी में हमारा इंग्लिश एग्जाम हो गया। लेकिन बच्चों ने पढ़ना अभी भी नहीं है। बच्चे ने कहना है कि भाई हम तो इस दौर में क्या पढ़ेंगे, हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, इससे हम टाइम सेव करेंगे। है? इससे हम क्या करेंगे? और वो टाइम सेव करके क्या करेंगे, वो ये नहीं पता। तो ना लेक्चर देखे जा रहे हैं, सही है ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ना लेक्चर देखे जा रहे हैं, ना अब तक किसी ने पुराना पढ़ा होगा, ना किसी ने 4 किताबें अच्छी पढ़ ली होंगी। और कितने 1-1.5 साल आप अपने सीए में लगा चुके हैं, आपको ये नहीं पता कि जेवी क्या है, जेई क्या होता है। जर्नल, प्यारे बच्चों, ये एंट्री हवा में नहीं मारते। जिस डॉक्यूमेंट में ये एंट्री लिखते हैं, जो आप बनाते थे FR1 में, आईए में, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, तो वो जो डब्बा होता था, उस डब्बे को कहते थे जर्नल वाउचर। उस वाउचर में एक एंट्री पास की जाती है, उस एंट्री को क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे भाई? क्लियर हम सारे यहाँ पे? तो भाई वो फला रेवेन्यू जो रिकॉर्ड किया था 100 मिलियन का, और उसके जो जेबी नंबर था 009, वो जेबी नंबर तो लेके आना, तो वो जेबी नंबर जाके लेकर आएगा। सही है? क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, तो ये एक एंट्री बनाएगा, रेवेन्यू क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट। इसमें भी 2 बंदे सिग्नेचर करेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा बच्चों, अब प्रोसेस डिजाइन, क्या मतलब कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कस्टमर किसको अप्रोच करेगा? सेल्स डिपार्टमेंट कस्टमर की शक्ल, कस्टमर की औकात कहां कहां जाके वेरीफाई करेगा? जल्दी जल्दी जल्दी। ऑथराइज प्राइस लिस्ट, ऑथराइज कस्टमर लिस्ट, ऑथराइज करंट लिमिट। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? डन हो गए यहाँ पे? अच्छा, जहां इसने वेरीफाई कर लिया, उसके पास एक इंफॉर्मेशन है कि कस्टमर हलाल है, तो वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, इसका नाम क्या होगा, और इसकी कॉपी किसको फॉरवर्ड कर देगा? ये एक प्रोसेस है जो कि डिजाइन किया जा रहा है। समझ आ रही है? ये प्रोसेस क्यों डिजाइन किया जा रहा है? क्योंकि अगर आपने ऑथराइज प्राइस लिस्ट नहीं बनाई, अगर आपने ये काम नहीं किया, अगर आपने ये काम नहीं किया, अगर आपने ये काम नहीं किया, तो इसका मतलब है 50 की चीज 100 की भी बिकेगी, 50 की चीज 25 की भी बिकेगी, 50 की चीज उधार में भी। अगर 50 की चीज उधार में बिकी और कल को 50 रुपए नहीं आए, तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इस बंदे के ऊपर दूसरा बंदा नहीं रखा, तो इस बंदे के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो क्या कर सकता है? वो फ्रॉड कर सकता है। उससे क्या हो सकती है? गलती भी हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए सेग्रीगेशन। और क्या यहां तक बात आपको समझ आती है प्यारे बच्चों? ये हमारे पास कहलाते हैं क्या? इंटरनल कंट्रोल। डन हो गया? डन हो गया। अच्छा, 2 मिनट दे रहा हूं, उसको नोट करें जल्दी से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग क्लियर हो बेटा? ये हमने किसका प्रोसेस बनाया है?
जल्दी, किसका प्रोसेस बनाया हमने? हमने सेल्स का प्रोसेस बनाया। यहाँ पे सारे यहाँ देख ले बच्चों, आ जाए। सेल्स में मेरी पहली एजर्शन कौन सी है? सेल्स में मेरी पहली एजर्शन कौन सी है? बैलेंस शीट में कौन सी थी? सेल्स में, सेल्स कौन सा बैलेंस शीट का आइटम है? किसका आइटम है? पीएनएल में कभी भी एग्जिस्टेंस 4 साल पहले जो सेल करी होगी वो आज थोड़ी पीएनएल में एग्जिस्ट कर रही होगी। तो पीएनएल में कौन सा पहली एजर्शन कौन सी होती है कि फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2021 क्या ये ट्रांजैक्शन अकर्ड हुई भी है कि नहीं भी? दूसरी एजर्शन बड़ी इंपॉर्टेंट, कौन सी? कौन सी? बड़ी आसान। क्या मतलब कि जितनी भी सेल्स हुई है क्या वो सारी की सारी रिकॉर्ड हुई भी है कि नहीं भी? अगर इसका मतलब मैं एक काम करता हूं, मैनेजमेंट से एक रजिस्टर लेता हूं। अब इस रजिस्टर का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? सेल्स रजिस्टर। इस रजिस्टर का नाम क्या है? सेल्स रजिस्टर। इस सेल्स रजिस्टर मैनेजमेंट कह रही है मैंने 10 रुपए का माल बेचा, 20 रुपए का माल बेचा, 30 रुपए का माल बेचा, 40 का माल बेचा, 50 का माल बेचा। डन हो गया भाई यहां तक? अच्छा, टोटल कितने का माल बेचा? 150। ये 150 रुपए कहाँ आ रहा होगा? 150 रुपए पीएनएल में कहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा? सेल्स में। और इसका ब्रेकअप क्या है? इसका ब्रेकअप ये है, ऐसा ही है प्यारे बच्चों। एज एन ऑडिटर आपका पहला रिस्क ये सेल्स अगर कोई भी है कि नहीं। अब एज एन ऑडिटर आपका दूसरा रिस्क, जल्दी जल्दी जल्दी, कंप्लीटनेस। फिर कोई और सेल भी हुई है उसको मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया। प्यारे बच्चों, सेल्स और कंप्लीटनेस के अकरेंस और कंप्लीटनेस के प्रोसीजर, जल्दी छेती छेती लिखे। पढ़ाया नहीं है आपको लेकिन शोर दे दिया है, लास्ट क्लास में समझाया था, लिखना है जल्दी छेती छेती। चलिए जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ जी रेडी है? हमने हमने क्या चीज पढ़ी? हमने कहा यार इंटरनल कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसको डिजाइन इंप्लीमेंट की जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। क्यों? ताकि ये कुछ काम क्या कर सके? अचीव कर सके। और इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कुछ कंट्रोल्स हैं, ये कुछ हरकतें हैं जो कि इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। यार हो जाए तो बता देना अब जरा, ठीक है? ये कुछ हरकतें जो कि आपने इंप्लीमेंट करनी होगी। इससे फायदा क्या होगा? मैक्सिमाइज। क्या मतलब मैक्सिमाइज प्रॉफिट? सर ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल से मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा। हाँ हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? बिकॉज अगर आपने एक ऐसे कस्टमर को सेल कर दी जिसकी औकात ही नहीं है रीपे करने की, या वो ऑथराइज कस्टमर है ही नहीं, तो इससे आपकी कंपनी को, प्रॉफिटेबिलिटी को क्या हो रहा होगा? नुकसान हो रहा होगा। इस नुकसान को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने यहाँ पे कैमरा और गार्ड वगैरह नहीं रखे तो आपके वेयरहाउस में जो माल पड़ा हुआ है वो क्या हो सकता है? वो चोरी हो सकता है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाली चीज है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर आपने इनवॉइस टाइमली बेसिस पे जनरेट नहीं करी है इनवॉइस, तो फिर क्या होगा? पैसे भी टाइमली बेसिस पे नहीं आएंगे। जब पैसे टाइमली बेसिस पे नहीं आएंगे तो मुझे पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए कहां जाऊंगा? बैंक क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट से क्या होगा? मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो अगर आपने आज माल गुड्स डिलीवर कर दिए हैं, आज ही सेल्स इनवॉइस जनरेट हो जानी चाहिए। प्रोसेस ये वेयर हाउस वालों को हुक्म दिया गया कि द मोमेंट आपने गुड्स डिलीवर करे अगले दिन या उसी दिन फौरन से फॉरवर्ड करना है। किसको फॉरवर्ड करना है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। अकाउंट्स डिपार्टमेंट अगर के इलेक्ट्रिक 1 महीने का बिल आपको लेट दे दे तो बिलियंस के पैसे उसके पास 1 महीने लेट आएंगे। जब बिलियंस के पैसे उसके पास 1 महीने बाद आ जाएंगे तो आप सोचें वो बिलियंस के शॉर्टफॉल के लिए किसके पास जा रहे होंगे? बैंक के पास जाएंगे। बैंक 1 बिलियन के ऊपर क्या चार्ज करेगा? 18% हमारा कैबोर्ड चल रहा है हमारे मुल्क में। प्यारे बच्चों थोड़ा सा एज्यूम करें इन चीजों को। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर हमें प्रोसेस पता है पूरा, तो अब मैं आपको इंटरनल कंट्रोल से वापस से पिछली क्लास में लेके जा रहा हूं, जो कि कौन सी क्लास थी? ऑडिट प्रोसीजर। हमने कहा सेल्स की पहली एसेशन कि आप जो कह रहे हो ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर एंडेड, सही है? ट्रांजैक्शन फॉर द, तो क्या ये फॉर द ईयर एंडेड ट्रांजैक्शन
हुई भी है या फिर नहीं भी। तो मैंने पहला काम किया मैनेजमेंट से, मैंने मैनेजमेंट से क्या ऑब्टेन कर लिया प्यारे बच्चों? सेल्स रजिस्टर। मेरा पहला प्रोसीजर बताते रहे, खुद ही बताएं। जबरदस्त। सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम सेल्स रजिस्टर। डन हो गया। एंड जो सैंपल्स आ गए, मैंने ये वाला सैंपल सेलेक्ट कर लिया, मैंने ये वाला सैंपल सेलेक्ट कर लिया। जो सैंपल सेलेक्ट हो गया मेरा, क्या करूं? एंड इंस्पेक्ट। एंड इंस्पेक्ट ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट देखूं जिससे ये साबित हो जाए कि हाँ ये सेल्स हुई है। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। एंड इंस्पेक्ट ओरिजिनल गुड्स डिलीवरी नोट। जब मैंने गुड्स डिलीवर कर दिए और मेरा एग्रीमेंट ये था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? कौन सा डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा? गुड्स डिलीवर। अगर मैंने 6 महीने आपको पढ़ा दिया, मेरा आपसे वादा ये हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में कि जी मैंने आपको 6 महीने पढ़ाना है। अगर मैंने आपको पढ़ा दिया, मैं फौरन से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अगर मेरे कंडीशन ये थी, मैंने 6 महीने आपको पढ़ा। अगर मेरा वादा आपसे ये पास भी मैं रेवेन्यू को रिकॉर्ड, तो अगर मेरा प्रॉमिस ये था कॉन्ट्रैक्ट में कि मैंने क्या करना है, मैंने गुड्स आपको डिलीवर करना है। इनवॉइस 2 दिन बाद करूं, 3 दिन बाद करूं, उसके बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? जब गुड्स डिलीवर होगा। तो प्यारे बच्चों, जहां मैंने देख लिया ओरिजिनल गुड्स डिलीवरी नोट, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन वाकई में अकर्ड हुई है बच्चों। डन हो गया। कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? अगेन सुनिएगा, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम सेल्स रजिस्टर। नहीं सर, अब इतनी अक्ल आ गई है हमें लास्ट क्लास को पढ़ के, हालांकि अभी भी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की क्लास है, पूरा टॉपिक थोड़ी पढ़ना है। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? कंप्लीटनेस का मतलब यह है कि कुछ रेवेन्यू ऐसा है जो कि रिकॉर्ड होना चाहिए, नहीं हुआ। होना क्यों चाहिए? क्योंकि आपने गुड्स डिलीवर्ड कर दिए प्यारे बच्चों। सैंपल भी कहां से सेलेक्ट होंगे, जल्दी से बताते हैं। गुड्स डिलीवरी नोट्स। सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम गुड्स डिलीवरी नोट। आपने गुड्स, आपने कहा पूरे साल ये गुड्स डिलीवर किया आपने, ठीक है जी, मैं इसमें से 1-2 सैंपल लेता हूं और चेक करता हूं, क्योंकि ये गुड्स डिलीवर्ड हुए हैं तो इसको जाके ट्रेस करूंगा। एंड ट्रेस टू सेल्स रजिस्टर। प्यारे बच्चों, क्या मैंने आपको सेल्स के प्रोसीजर पढ़ाए थे? मैंने आपको क्या क्या करवाया? एक शौर दिया है आपको, एक टेक्निक बताई तो आप कि अगर ये पता हो जाएगी दुनिया का कोई भी प्रोसीजर, हम और ये अभी भी समझ लें, खुदा का वास्ता कोई रट्टा नहीं लगवाया आपसे। मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको पीपी इन्वेंटरी पढ़ाया, मैंने आपको सिर्फ इतना कहा कि ये जो लाइन लिख रहा हूं मैं कल लास्ट क्लास में भी जो लाइन लिख रहा था वो भी किस चीज की अलामत है? सेलेक्ट सैंपल किस चीज की अलामत है? सफिशिएंट की फ्रॉम सेल्स रजिस्टर किस चीज की अलामत है? डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग। इंस्पेक्ट किस चीज की अलामत है? ऑडिट एविडेंस की। ओरिजिनल किस चीज की अलामत है? रिलायबल की। और ये अकरेंस किस चीज की अलामत है? असर्शन की। अगर आप देखें इन पूरी लाइनों को, क्या बनता है जल्दी से? सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट। तो वो तो पीपी में भी ऑब्टेन करना है, वो तो इन्वेंट्री में भी करना है, वो तो रिसीवेबल में भी करना है। या तो बात समझ आती है? ये समझ आया? सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम जीटीएम। क्यों? आप कंप्लीटनेस का मतलब ही क्या है? एक ऐसी सेल जो हुई है लेकिन क्या, जब सेल्स कब होती है? जब गुड्स, तो आप गुड्स डिलीवरी नोट में से सैंपल। अब इसको वापस समझने की कोशिश। एक ऐसा एसेट है, एसेट की कंप्लीटनेस। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो आज तीसरी क्लास है कि हम डिफरेंट तरीकों से एसर्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और डिफरेंट टॉपिक से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे को नोट नहीं करना है, सिर्फ जो सुनेगा वो पास है, खुदा का वास्ता है। ये सिर्फ ये पढ़ थोड़ी रहे। आपको क्या लग रहा है हम ये पढ़ रहे हैं? ये हम नहीं पढ़ रहे भाई, हमसे वो सिर्फ लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको आज की क्लास में अप्लाई कर रहा था कि आपको पता चल जाए कि हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, अगले क्लास से लिंक्ड है। ये अभी से हमारी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो जो हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं, आज से 40वीं क्लास जो हमारी होगी उससे भी आज के टॉपिक्स क्या हो रहे होंगे मेरे भाई?
लिंक्ड हो रहे होंगे। तो खुदा का वास्ता एक कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर। 3-4 घंटे पढ़ो, सुकून से पढ़ो, लेकिन सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ो। 3-4 घंटे नहीं पढ़ोगे और आखिर के 1 महीने में तुम 24-24 घंटे पढ़ोगे तो तुम गधे हो, तुम पेपर पास कर ही नहीं सकते। क्या तक बात समझ आती है? रोज के 2-3 घंटे पढ़ो, स्ट्रक्चर वे में पढ़ो, इंशाल्लाह पास हो जाएगा। क्विज ऑडिट टेस्टिंग सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया है, उसके अंदर पहला क्विज पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया। खुदा का वास्ता है पहली फुर्सत में आयजा 200 का क्विज दे आओ। फिर अगला क्विज किसका होगा? आयजा 315 का। फिर उसके बाद आयजा 500 का होगा। और जैसे हम टॉपिक पढ़ते रहेंगे फिर एक और क्विज किस चीज के ऊपर हो जाएगा? इंटरनल, फिर रिस्क की आइडेंटिफिकेशन। तो जो पढ़ा हुआ है हमने साथ साथ उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहे। आपको हाथ का पेपर चेक होकर मिल जाएगा, तो क्या टेंशन आपको? अभी भी क्लास से पहले आपके सामने क्विज रखा, किसी ने दिया ही? 3 बच्चों ने। तो अगर ऐसा करना है हमने यार, तो फिर क्या फायदा? बाकी ने कहा हम ऑनलाइन दे देंगे यार, तो मतलब फिजिकल बैठे हुए और आप कह रहे हैं ऑनलाइन दे देंगे। इसका मतलब वही है ना, तैयारी नहीं थी, डर रहे थे कि पता नहीं सही लिखेंगे नहीं लिखेंगे, याद नहीं आ रहा, पढ़ा नहीं है। तो यार ऐसा ना करें क्या? डन हो गया। अच्छा, सेकंड चीज, अब मेरी बात सुनिएगा। पीपी की कंप्लीटनेस का मतलब क्या? पीपी की कंप्लीटनेस का मतलब क्या? जो एसिड है वो मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड, थोड़ा सा और अच्छे से बोलते हैं, वो एसिड जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद है, वो मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया। सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिजिकली एसिड एंड ट्रेस इट टू द फिक्स। एक वर्ड की लॉजिक है मेरे बच्चों, ये सिखाने की कोशिश करो। डन हो गया यहाँ पे। अच्छा, अगला काम आपका एक और, परचेज के ऑडिट प्रोसीजर क्या हम लिख सकते हैं? अब मैं आपसे बोलूं भाई परचेज के प्रोसीजर लिख रहे हैं, मुझे बताएं क्या क्या चेंजेस कर दूं? जल्दी जल्दी जल्दी। असर्शन यही रहेगी, सेल्स भी P&L, परचेज भी। तो भाई अकरेंस और भी असर्शन है, हमने सिर्फ थोड़ी बहुत असर्शन आज पढ़नी है। अकरेंस, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम परचेज रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट ओरिजिनल। JDL लिखा हुआ है, क्या कर दूं? गुड्स रिसीव्ड। यही वेयर हाउस डिपार्टमेंट के पास जब माल आता होगा तो GDN बनाता होगा, और जब माल जाता होगा तो GDN बनाता होगा, और जब माल आता होगा तो GRN बनाता होगा। जैसे ही गुड्स रिसीव्ड होते होंगे इसके पास, ये फौरन से किसको बताता होगा? क्यों? ताकि कल को जब सप्लायर इसको इनवॉइस करे तो इसको पता तो हो कि माल रिसीव हो गया है। ऐसा नहीं कि उसे सप्लायर ने इनवॉइस करी, इसने पेमेंट नहीं करके पता चले जी माल ही हमें आज तक रिसीव। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। भाई क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा, सुनते रहिएगा। कंप्लीटनेस, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम गुड्स। जो परचेज की कंप्लीटनेस का मतलब क्या? वो गुड जो आपको रिसीव हुए हैं लेकिन आपने उसकी परचेज, बस ये जो आप कह रहे हैं ये तो लिखा है, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम एंड ट्रेस इट टू द परचेज। एक टेक्निक, उस टेक्निक से अगर आप देखें, पीपी के 3 प्रोसीजर लिख लिए, इन्वेंट्री के 3 प्रोसीजर लिख लिए, सेल्स के 2 प्रोसीजर लिख लिए, पर और याद कुछ भी नहीं किया है, रट्टा कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ लॉजिकल डिस्कशन करिए। ये 10 प्रोसीजर मैं 10 सेकंड में आपको पढ़ा सकता हूँ। मुझसे भी बहुत बड़े बड़े चैंपियन है, वो 10 माइक्रो सेकंड में आपको पढ़ा देंगे। सही है। द पॉइंट इज, जब तक उसकी लॉजिक हमें समझ में नहीं आएगी प्यारे बच्चों, हमें फायदा, हम अब ये जिंदगी भर, मैं आपसे जब लॉजिक क्लियर हो गई, आपको हमेशा जिंदगी भर ये चीजें याद रह जाएंगी आपको। सही है। फॉर्म में मैंने कभी नहीं देखा कि पार्टनर ऑलरेडी किताबें लेके जा रहा हूँ, या हम मीटिंग कर रहे हो, 13-14 साल से फॉर्म में, तो हम मीटिंग कर रहे हो और हम ऑडिट की किताब खोल के बैठेंगे, हमें सेल्स पे क्या करें, हमें परचेज पे क्या करें। ऐसा नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट दी कॉमन सेंस। ये एक लॉजिकल पेपर, एक सिनेरियो बेस्ड पेपर है। डन हो गया मेरे भाई? क्लाइंट से मीटिंग कर रहे होते हैं, कोई मैटर डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ऐसा थोड़ी हम शर्ट खोल के बैठ जाते हैं, या मेरी किताब या फला टीचर किताब खोल कर बैठ जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है यार। लॉ में बैठते हैं, IFRS में बैठते हैं, टैक्स में बैठते हैं, इसमें नहीं बैठते, इसमें नहीं बैठते। क्यों? कॉमन सेंस। एक जजमेंटल पेपर है, टैक्स जजमेंटल नहीं है। टैक्स में लिखा हुआ है 6% तो 6%, टैक्स में लिखा हुआ है FTR तो FTR, टैक्स में लिखा हुआ है NTR तो NTR। आप बहस नहीं कर सकते क्योंकि उसका FTR और मेरा NTR नहीं, आप ये नहीं कर सकते।
क्या यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? अनस साहब आप क्लियर है? तो अगर लॉजिकली हम साउंड होंगे तो हर क्लास में इंशाल्लाह पढ़ने में भी और अभी भी कोई आयजा पूरा नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो आज की क्लास में पढ़ा क्या? इंटरनल। जब इंटरनल कंट्रोल पढ़ा, पूरी डायग्राम बनी हुई थी। जब पूरी डायग्राम बनी हुई थी, हाथ के हाथ हमने ऑडिट प्रोसीजर भी सेल्स और परचेज के बुका डाले। पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे सेल्स परचेज, लेकिन क्या सिर्फ एक प्रोसेस सामने बना हुआ है तो चीजों को अच्छे से हमने समझ लिया। अच्छा, क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जी मेरे भाई, कोई सवाल आपका? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिएगा। सेल्स इनवॉइस एक राइट एस्टेब्लिश करता है पैसे रिसीव करने के लिए, सही है? मेरा प्रॉमिस आपसे क्या हुआ था? मैं कह रहा हूं मेरा प्रॉमिस ये हुआ था कि मैंने आपको माल डिलीवर करना। अगर अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, चलिए डायग्राम बनी हुई है, बहुत अच्छी बात है। सेल, यार दोस्त आ जाओ। सेल्स ऑर्डर आया 28 दिसंबर, गुड्स डिलीवर्ड हुए 29 दिसंबर, सेल्स इनवॉइस बनी 2 जनवरी, जर्नल वाउचर बना 3 जनवरी। ये दिसंबर और जनवरी पता नहीं, दिसंबर 2022 था और ये जनवरी 2023 था। और आप जो ऑडिट कर रहे हैं वो ऑडिट कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2022। मेरे साहब सर, आपने सवाल पूछा, पूरी चीज आपके सामने, पूरी किताब आपके सामने। रेवेन्यू किस डेट पे रिकॉर्ड होना चाहिए? रेवेन्यू 2022 में रिकॉर्ड होना चाहिए कि 2023 में रिकॉर्ड होना चाहिए? 2022 में। क्यों? गुड्स कब डिलीवर करना आपने? आपका प्रॉमिस क्या था कॉन्ट्रैक्ट में? अगर आपका प्रॉमिस ये था कि मैं गुड्स डिलीवर करूंगा, आप उसको इंस्पेक्ट करोगे और जब तक आप ओके नहीं दे दोगे तब तक मैं आपको इनवॉइस नहीं करूंगा, तब गुड्स डिलीवर्ड के बेसिस पर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा, कस्टमर एक्सेप्टेंस के बेसिस पे होगा। तो आपने प्रॉमिस क्या किया? तो सवाल में मैंने आपसे एजम्पशन क्या दी? तो मैंने आपसे प्रॉमिस क्या किया है? गुड्स डिलीवर्ड। गुड्स कब डिलीवर्ड में? रेवेन्यू 29 दिसंबर को रिकॉर्ड होगा, इररिस्पेक्टिव इनवॉइस जिंदगी भर ना बनाओ, इररिस्पेक्टिव जर्नल वाउचर, जर्नल एंट्री बनाने से रेवेन्यू फाइनेंशियल्स में रिकॉर्ड होता है। बट आईएफआरएस के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड होना कब चाहिए? तो अगर जर्नल ये 2023 में बैठा हुआ है, इसके पास डॉक्यूमेंट 2023 में आए, मुझे एक बात बताए, क्या ये रेवेन्यू 2023 में रिकॉर्ड करेगा? नहीं, ये बैक डेट पे जाके रेवेन्यू को 2022 पे वो कहेगा मुझे डॉक्यूमेंट्स आज रिसीव हुए लेकिन रेवेन्यू पर्टेन किस साल से करता है? चाहिए चीज सिखाने की कोशिश। डन हो गया सारे यहाँ पे, क्लियर है? अच्छा, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। हम कौन सा टॉपिक का ओवरव्यू ले रहे हैं? इंटरनल कंट्रोल। क्या ये अच्छी चीज है? ये अच्छी चीज है। अगर मैं आपसे कोई कंपनी में ऑथराइज प्राइस लिस्ट भी है, ऑथराइज कस्टमर लिस्ट भी है, ऑथराइज क्रेडिट लिमिट भी है, ये सारी चीजें, क्या ये अच्छी चीज है? सर ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। अच्छा, ऑनलाइन वाला आपको क्लियर है बेटा? अच्छा, इसका मतलब यह है अगले 10 मिनट हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जल्दी से आ जाए बच्चों। एक इक्वेशन है, क्या? ऑडिट रिस्क इज इक्वल, सिर्फ 10 मिनट आप याद रखो, 10 मिनट बिल्कुल अटेंटिव। ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। ये इनहेरेंट रिस्क क्या है? ये पढ़ चुके हैं, 2 किस्म के हैं, एक नॉर्मल रिस्क और दूसरा सिग्निफिकेंट। क्या याद आ रहा है प्यारे बच्चों? 315 में रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करना होता, रिस्क को असेस भी करना होता है। असेसमेंट में 2 कैटेगरीज थी, नॉर्मल रिस्क या सिग्निफिकेंट रिस्क। कब होगा? जब एस्टिमेट्स होंगे, जब जजमेंट होंगे। अच्छा, जबरदस्त। ये क्या है? ये क्या है? मुझे एक बात बताएं, बिल्कुल एक्टिव, सिर्फ 10 मिनट, और अगेन कॉमन सेंस है, टेक्निकल नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस। दूसरी चीज क्या है? कंट्रोल रिस्क। ये कंट्रोल्स मौजूद है यहाँ पे बच्चों, कंट्रोल्स मौजूद है। तो मुझे पता है कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा कि कम होगा? कंट्रोल्स अगर अच्छे हैं तो एरर और फ्रॉड के चांसेस, जब एरर और फ्रॉड के चांसेस कम होंगे तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से ना बने हुए हो
इसका रिस्क भी कम हो जाएगा। ऑडिट रिस्क याद आ रहा है, एफएस में नॉट बी इक्वल टू, अगर कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो ये कम होगा, तभी तो ऑडिट रिस्क कम होगा ना मेरा। क्यों कम, क्यों कंट्रोल्स की वजह से? इसलिए बिकॉज एक काम को दूसरा बंदा रिव्यू कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए। डन हो गया बच्चों? ये जो दो होते हैं, ये किसके किसके किसकी वजह से होते हैं? इसमें मेरा कोई भी दखल अंदाज, मेरी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट, ये दो किस वजह से होता है? क्या मतलब? ये मेरे कंट्रोल में, कंट्रोल ये वाला कंट्रोल नहीं, अंग्रेजी वाला कंट्रोल, क्या ये मेरे काबू में? नहीं, मेरे काबू में नहीं। क्यों भाई? क्लाइंट के अंदर मस्ती है पीपी को इम्पेयरमेंट करने की, तो इनहेरेंट रिस्क, क्लाइंट ने अगर कंट्रोल अच्छे नहीं रखे हुए तो कंट्रोल रिस्क मेरे तो कंट्रोल में ही नहीं चीज है। अंग्रेजी वाला कंट्रोल मेरे तो काबू में ही नहीं चीज है। तो इसका मतलब ये तो किससे रिलेटेड है? मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, क्या? डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क का मतलब एक ऐसी मिस स्टेटमेंट जो कि मौजूद है लेकिन मैं उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसके साथ खेलता हूं? इन दो चीजों को लेके खेल रहा होता हूँ, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, अब मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करेगा। पहली इलस्ट्रेशन, सिर्फ 10 मिनट पे क्लास ऑफ मेरे बच्चों से ही। पहली इलस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। डन हो गया? डन हो गया? मुझे बताएं इनहेरेंट रिस्क कम होगा, बहुत ज्यादा नॉर्मल रिस्क, तो मैं एज्यूम करता हूं 40% है। नो रिस्क कभी भी नहीं हो सकता। कितना? 40%। अगर आपने नो रिस्क बोल दिया तो इसका मतलब है ऑडिट रिस्क जीरो। ऑडिट जीरो का मतलब मेरा बच्चा जबरदस्त कह रहा था, तो ये वर्ड दिया उससे आके लिखा। अच्छा, कंट्रोल एक्सपेंस पे कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस प्लस अगला सिनेरियो है कंट्रोल इफेक्टिव। कंट्रोल अच्छा है, लड़के सीरियस बिल्कुल, कंट्रोल अच्छा है तो कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा कम होगा? कम। 30% है। कितना आया आंसर? 30%। अच्छा, मुझे ऑडिट रिस्क जो है वो कितने परसेंट पे रखना है? लेट से कितने परसेंट पे रखना है? 20% पे। तो मुझे बताएं डिटेक्शन रिस्क क्या आएगा? जल्दी से कैलकुलेटर, जल्दी से। 20 डिवाइडेड 12 हो जाएगा ना? कितना आंसर आएगा? 28.5। तो मेरा डिटेक्शन रिस्क कितना आया प्यारे बच्चों? 28.5%। डन हो गया। ये मैं समझा कुछ नहीं रहा, सिर्फ मैथ्स करिए, ठीक है? अगली क्वेश्चन सुनिएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस प्लस 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 कंट्रोल इनइफेक्टिव। कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, तो मुझे पता है इनहेरेंट रिस्क कितना होगा? 40 ही होगा। कंट्रोल रिस्क कितना होगा? 30 होगा। 30 से कम होगा? 30 से हम 60 कर देते हैं। अब मुझे बताएं मेरा डिटेक्शन रिस्क 28.5 होगा। कैलकुलेटर अपने नीचे रखना है। या 28.5 से ज्यादा होगा या 28.5 से कम होगा? हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। ज्यादा होगा। क्यों? 40 को 30 से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो सारे 28% से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20% बन जाएगा। ऐसे ही निकाला ना आपने? इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? 20%। यही आ रहा है ना भाई? अब 40 को 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो रिस्क मेरा बढ़ रहा है। जब रिस्क मेरा बहुत बढ़ रहा है तो डिटेक्शन रिस्क को और बढ़ने दूं? डिटेक्शन रिस्क को सारे 28 रहने दूं या सारे 28 से भी ऊपर ले जाऊं? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कम करना पड़ेगा। जल्दी से बता दे डिटेक्शन रिस्क का अमाउंट कितना आ रहा है? 14.25।
हाँ जी क्या है तो 16.7% हो जाएगा ना यार, यही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? हम साइंटिफिक हम इतने बड़े साइंस है। हाँ, मैं एक कंपनी को ऑडिट कर रहा था, मैंने एक बड़ा जबरदस्त सबक सीखा ना उससे। वो बंदा अकाउंटेंट नहीं था इसलिए मैं उससे सबक सीखा, सही है। तो उसने ना एक बंदे को, ही वाज द सीईओ, और बहुत ही जेंटलमैन बंदा है, मतलब उसको सीखने का शौक था, सीईओ था और सीखने का शौक था। तो उस क्लाइंट पे डेफिटेक्स का मसला था, तो बेचारा मुझसे शाम में डेफिटेक्स समझ रहा था, क्लाइंट का सीईओ था। तो क्या है, मुझे समझाओ ये क्या एसेट की बात है, ये लायबिलिटी की बात है, ये समझ नहीं आती, फ्यूचर क्या अच्छा। तो उसने अपने नीचे एक टीम मेंबर को एक काम दिया हुआ था, कह रहे काम कर लो। ये काम काम क्या था, कह रहे ये एक डॉक्यूमेंट है, मुझे इसका प्रिंट दे दो। क्या दे दो? और वो बंदा इतना चैंपियन, वो 2-3 घंटे से उसको टॉपी करवाया जा रहा है ना। उसने बड़ी एक जबरदस्त बात की थी। उसने कहा था, तुम्हें पता है दुनिया एक बटन दबा के कहाँ चली गई है? चांद पे और मार्स पर। हमसे एक बटन दबा के एक प्रिंट नहीं हो रहा। आपका भी यही हाल है प्यारे बच्चों, कि दुनिया चांद मार्स पे जा चुकी है और आपको एक सिंपल मैथमेटिकल, ये वो कोविड के पैदावार, बच्चर एग्जाम, इंग्लिश एग्जाम, इस्लामियत एग्जाम, उर्दू एग्जाम, हाँ ये हम कोविड की पैदावार है ना। अच्छा जल्दी 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 भाई आजा मेरे भाई, हाँ जल्दी बच्चों, सही है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? 8.33। इसी को डिवाइड बाय 2 कर दो बच्चों। डन हो गया यहाँ पे, मेरी बात से छोड़ दो उसको, परसेंटेज को छोड़ा। अब यहाँ देखें, एक चीज समझ आई, क्या समझ आया? कि सर अगर मेरा इनहेरेंट रिस्क कितना था, कंट्रोल रिस्क कितना था, तो मेरा डिटेक्शन रिस्क कितना था? 16.7। अगर मेरा इनहेरेंट रिस्क कितना है और कंट्रोल रिस्क बढ़ गया है, तो अब मैं डिटेक्शन रिस्क को 16.5% तक नहीं रख सकता। मुझे डिटेक्शन रिस्क को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा ताकि मेरा ऑडिट रिस्क कम हो जाए। प्यारे बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? इसका मतलब है पूरे साल के कितने सैंपल थे आपके पास? 12 बिजली के बिल होंगे। आपने पहली इलस्ट्रेशन पे कितने वेरीफाई करी? कोई भी एक नंबर बता दो। 2। इतना कम रिस्क है, कंट्रोल भी अच्छे है, तो तूने 8 क्यों वेरीफाई करना है भाई? कितने वेरीफाई करें? 2। दूसरे केस में आपका सैंपल साइज क्या होगा प्यारे बच्चों? 2 होगा, 2 से कम होगा या 2 से ज्यादा होगा? प्यारे बच्चों जबरदस्त, हमारे पास दूसरे केस में जो सैंपल साइज होगा वो, तो 4 सैंपल क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरे मेरे कंट्रोल में क्या है? डिटेक्शन रिस्क कैसे कम होगा? जब ज्यादा से ज्यादा सैंपल। डिटेक्शन इसका मतलब क्या है? कि मिस स्टेटमेंट मौजूद है जिसको मैं डिटेक्ट, तो उसको कैसे डिटेक्ट करूंगा? जब उसको वेरीफाई करूंगा। वेरीफाई किनको करता हूं? सैंपल्स को वेरीफाई करूंगा, ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स करूंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? एक और एग्जांपल सुनते रहिएगा बच्चों, बिल्कुल रेडी है। तीसरी एग्जांपल, इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री प्लस कंट्रोल इफेक्टिव। मुझे बता दें इनहेरेंट रिस्क 40%। इनहेरेंट रिस्क जल्दी 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 40%। नहीं सर, इनहेरेंट 40 से क्यों? इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री में क्या इन्वॉल्व होते हैं? एस्टिमेट्स एंड जजमेंट, फ्रॉड, एस्टिमेट्स एंड फ्रॉड। तो अगर एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो ये कौन सा रिस्क होता है? सिग्निफिकेंट रिस्क है प्यारे बच्चे। तो 40% नहीं होगा, ये 80%। कंट्रोल इफेक्टिव है तो कंट्रोल रिस्क 30%। क्या मतलब प्यारे बच्चे, डिटेक्शन रिस्क क्या बना मेरा? दिल्ली से छेती छेती ऑडियंस 20 सेम है ना। 8 पॉइंट, बस जबरदस्त हो गया प्यारे बच्चों, 8 पॉइंट। अगर मैं आपसे कहूं, इसका मतलब है मैंने कितने सैंपल वेरीफाई करे होंगे? कोई भी नंबर बता दे। नहीं 2 या 4 तो नहीं करे होंगे यार, इनहेरेंट ज्यादा है। कितने करे होंगे? 6। एज्यूम करता हूँ 6 सैंपल्स वेरीफाई करें। अब आपके सामने में एक और इस एग्जांपल रखता हूँ, इम्पेयरमेंट इन्वेंट्री प्लस कंट्रोल इनइफेक्टिव। इनहेरेंट रिस्क
कंट्रोल रिस्क प्लीज। प्यारे बच्चों मुझे पता है क्या अब भी आप 6 सैंपल ही वेरीफाई करेंगे, नहीं सर 6 सैंपल से तो क्यों ज्यादा वेरीफाई करेंगे ताकि आपका डिटेक्शन रिस्क, बिकॉज 80 और 60 को जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, मेरा इनहेरेंट रिस्क भी ज्यादा है, मेरा कंट्रोल रिस्क भी ज्यादा है, तो कॉन्सिक्वेंटली मेरा ऑडिट रिस्क भी क्या हो रहा है, ऑडिट रिस्क को ज्यादा नहीं रख सकता, उस ऑडिट रिस्क को मैंने क्या करना है, कम करना है, तो मैं डिटेक्शन रिस्क को क्या करूंगा, कम करूंगा। डिटेक्शन रिस्क को कैसे कम करूंगा, सैंपल साइज ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करो। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, इनहेरेंट रिस्क बढ़ रहा है, कंट्रोल रिस्क बढ़ रहा है, तो मेरा ऑडिट रिस्क भी बढ़ रहा है। चूंकि ये मैथमेटिकल है और सारी चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डिटेक्शन रिस्क जितना बड़े नंबर को जितने छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका उतना छोटा आएगा, इतना छोटा आ जाएगा कि ऑडिट रिस्क आपके काबू में आ जाएगा 20% तक। बस ये एक छोटी सी इक्वेशन आपको समझानी थी। क्यों, लास्ट क्लास में इनहेरेंट रिस्क देखा था, आज कंट्रोल रिस्क में देख लिया, डिटेक्शन रिस्क। इनकी बेसिस पे मैं अपने डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल करता हूँ। अगर आप फॉर्म में जाएंगे और इंटरव्यू में जाएंगे और पार्टनर आपसे पूछेगा अगर रिस्क ज्यादा होगा तो आप क्या करेंगे, मैं डिटेक्शन। तो बच्चे नॉर्मली क्या कहते हैं, मैं काम ज्यादा करूं, मैं ज्यादा काम, जान 13 साल से देख रहे काम को, तो मेरे लेवल के नहीं रिकॉर्ड हो रहा होगा तो काम नहीं, ये क्या बात है, काम ज्यादा करें। आप कहेंगे सर अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो कैन यू प्लीज क्लैरिफाई, इज इट इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, सही है। तो अगर आपका इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है तो इसका मतलब है आपका ओवरऑल ऑडिट रिस्क ज्यादा हो रहा है। अगर आपका ओवरऑल ऑडिट रिस्क ज्यादा हो रहा है तो एज पर आइजर 200 आपकी तो जिम्मेदारी थी पार्टनर साहब कि आपने तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी थी, विच इज दी हाई लेवल एश्योरेंस। लेकिन आप घबराए नहीं, आपके कंट्रोल में एक चीज है जिसका नाम क्या है, डिटेक्शन। उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। देयरफॉर मुझे ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये एक अच्छा आंसर होगा, रादर देन कि हम काम ज्यादा कर लेंगे, हम लेट सेटिंग कर लेंगे और हम ये करता कोई नहीं है। समझ आ रही है, तो इस तरीके से चीजों, और ये चीज पेपर में लिखनी होती है और ऐसे ही प्यारे बच्चों लिखनी होती है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है, क्लियर हम सारे यहाँ पे। तो आप अगले 10 मिनट है आपके पास, आपने उसको सुकून से नोट करना है। सिर्फ हमने आज की क्लास में एक चीज पढ़ी, सिर्फ एक चीज पढ़ी। आज की क्लास में हमने 2 चीजें पढ़ी। पहली इंटरनल कंट्रोल। तो मैंने सवाल आपसे पूछा था क्लास के स्टार्ट में कि व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल। मैं ये एज्यूम कर रहा था कि आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होगा, कोई मसले बात नहीं है। आज हमने पूरी क्लास में बैठ के इंटरनल कंट्रोल समझ लिया कि बेसिकली होते क्या है, किस तरीके से चीजें होती है, प्रोसेस क्या होता है। कल को सीएफओ बनोगे इसी चीज के पैसे मिलेंगे, कंट्रोल डिजाइन करने के पैसे मिलेंगे आपको, सही है, फ्रॉड ना हो रहा हो। अच्छा, दूसरी चीज हमने जब कंट्रोल वाली साइड देख ली और हमने इनहेरेंट रिस्क लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो फिर हमने एक छोटी सी मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ी जिसका नाम क्या है, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय, अगर रिस्क भी बहुत ज्यादा है, कंट्रोल भी अच्छे नहीं है, तो ऑडिट रिस्क भी बहुत ज्यादा। कम करने के लिए डिटेक्शन इसको क्या करना पड़ेगा, कम। डिटेक्शन इस कैसे कम होगा, ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स परफॉर्म। तो ये बात हमें समझ आ जाती है, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय। नॉर्मली ऑडिट फॉर्म में ये भी सवाल पार्टनर आपसे पूछता है कि अगर कंपनी के कंट्रोल अच्छे नहीं है तो बताएं आप क्या करेंगे। तो नॉर्मली बच्चा जवाब दे देता है, हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि उसको हम मैनेजमेंट लेटर में कम्युनिकेट कर देंगे। या वो आपसे कहता है कि कंट्रोल अच्छे नहीं है तो बताएं आपकी स्ट्रेटेजी में क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अगर कंट्रोल अच्छे नहीं है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा सैंपल साइज परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि मेरा डिटेक्शन रिस्क कम हो जाए। समझिएगा मेरी बात को, इंशाल्लाह आगे भी काम आएगी। डन हो गया यहाँ पे, चलिए जी। 10 मिनट आपके पास है, आपने नोट करना है इसको, यार वो स्टॉप कर देना फिर। 10 मिनट है, आपने उसको सुकून। थैंक यू सो मच।